नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में दिव्यांगजनों को बनवाना होगा यूडीआईडी कार्ड, सरकारी योजनाओं के लिए बेहद जरूरी। हरियाणा में स्कूलों को फिर से खोलने का सिलसिला शुरू। 10 फरवरी से खुल रहे कक्षा 1 से 9वीं तक के स्कूल। करनाल में तेज रफ्तार ट्रक ने पीसीआर को मारी टक्कर, एक पुलिसकर्मी की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के मामले कम होने के साथ ही अब बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा में कल 10 फरवरी 2022 से कक्षा 1 से 9वीं तक के स्कूल खुलेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से स्कूल खोलने की घोषणा की है। इन कक्षाओं का संचालन ऑफलाइन में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। सभी कर्मचारियों और छात्रों का मास्क लगाकर स्कूल पर आना होगा और इस दौरान ऑनलाइन कक्षा पहले की तरह ही जारी रहेंगी। बता दें कि हरियाणा में 1 फरवरी 2022 से कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अब आधार कार्ड की तरह ही दिव्यांगजनों को भी यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र बनाना होगा और दिव्यांगजनों को केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ 1 सितंबर 2022 से यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र यानी यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि उन्हें योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे बिना मिल सके। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले विभिन्न लाभ 31 अगस्त 2022 तक यूडीआईडी कार्ड से जोड़े जाने की तिथि निर्धारित की गई है। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के साथ साथ उनके यूडीआईडी कार्ड बनाने की दिशा में भी जरूरी कार्रवाई करें। उन्होंने दिव्यांगजनों से भी ये अपील की है कि वे 31 अगस्त तक अपना यूडीआईडी कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि इसके बिना विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना में 21 प्रकार की दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है, जबकि दिव्यांगता एक्ट 2016 में केवल 7 श्रेणियों के लिए यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 5 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के अनुरूप सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता के लिए प्रमाण पत्र जारी करें। इस कार्य में कोई कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह बारिश होने से ठंड फिर से लौट आई है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और इससे मौसम एक बार फिर से गतिशील और परिवर्तनशील हो गया है। पूरे हरियाणा एनसीआर में हल्की मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी। हवा में नमी की अधिकता की वजह से प्रदेश में अगले दिनों सुबह धुंध छाए जाने की भी संभावना है। हिसार जिले का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा। वहीं न्यूनतम तापमान में 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा रहा। प्रदेश में वातावरण में नमी की अधिकता की वजह से आज सुबह धुंध भी जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज 9 फरवरी को राज्य में गरज चमक व हवाओं के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो रही है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर डिलीवरी के बाद एक महिला के पेट में डॉक्टरों ने पट्टी छोड़ दी। ऑपरेशन के 8 दिन बाद जब महिला शौच के लिए गई तब उसके टांकों से बाहर पट्टी दिखाई दी। इसके बाद महिला अस्पताल में चेकअप कराने के लिए पहुंची थी और उसके बाद आनन फानन में डॉक्टरों ने उसकी पट्टी निकालकर उसका इलाज किया। लेकिन परिवार का आरोप है कि यदि समय रहते पट्टी नहीं निकाली जाती तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहीं इस मामले में जब अस्पताल की पीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में यह मामला अभी आया है, वह इसकी जांच करवाएंगे और जिसकी भी लापरवाही पाई गई उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी आया है मामले की। हम पहले जांच करेंगे जो क्या कुछ है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किस लिए ऐसा हुआ। दवाई तो मिलनी चाहिए, हम अभी दवाई पता लगाकर उसको उपलब्ध करवा देंगे। दवाई तो यहाँ फ्री में सरकार द्वारा दी जाती है और दवाई उसको जरूर दे दी जाएगी। दवाई तो डॉक्टर्स द्वारा ही लिखी जाती है। पेशेंट नहीं पहुँचाएगा अभी, मैं पता लगा देती हूँ कि किसने दवाई लिखी है और इस जांच कराते हैं और डॉक्टर द्वारा ही दवाई लिखवाएंगे। जो अप्रोप्रिएट दवाई है वही लिखवा कर दिलवाएंगे। कार्रवाई बनती है तो क्या? हाँ, ऐसे गॉस पीस नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। यदि जो भी हुआ है
इसकी मैं बिल्कुल जांच करवाती हूँ और इस पर जो भी उचित कार्यवाही होगी वो हम करेंगे। की पत्नी है ये जो आई है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लापरवाही डॉक्टर की रही है? सर भूल से हो गया ये, नहीं तो कोई ऐसे जानबूझ के सर कोई करता नहीं है, इसीलिए चेक करवाने लाया था सर यहाँ। तो क्या यह लापरवाही डॉक्टर की है? क्योंकि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में अगर कोई भूल से रह जाता है तो क्या खतरा भी बन सकता था, वहाँ पर कोई ऐसी परेशानी बन सकती थी, वो लग नहीं रहा है कि या सर ये तो सर कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब डॉक्टर मैडम ने चेक करके ठीक कर दिया इनको, अब दवाई ववाई लिख दिया, अब जाके इनको सही से करवाना। कब ऑपरेशन हुआ था और आज कौन सी तारीख है? सर 31 तारीख को सर छोटा ऑपरेशन हुआ था और आज हो गया, आज 7-8 दिन हो गए, 8-9 दिन। तो अब इसको चेक करवाने लेके आया था। वाल्मीकि महापंचायत के सदस्यों ने प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा में वाल्मीकि समाज को आरक्षण देने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान महापंचायत के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल को प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वाल्मीकि समाज की 38 जातियों को शिक्षा में आरक्षण का निर्देश दिया है, जो कि सराहनीय कार्य है। प्रदेश सरकार को पंजाब की तर्ज पर इन जातियों को रोजगार में भी आरक्षण दिया जाए। वाल्मीकि महापंचायत सभा मनोज आदिवासी ने बताया कि उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जैसे वर्तमान सरकार ने हरियाणा की शिक्षा प्रणाली में डीएससी वंचित अनुसूचित जाति वर्ग में लागू की है, इसी तरह सरकारी नौकरी में भी डीएससी वंचित अनुसूचित जाति वर्ग लागू की जाए, ताकि बेरोजगार युवा को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। आज का जो ज्ञापन दिया गया है वो हरियाणा सरकार का जो नारा है अंत्योदय कि लास्ट तक जो व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए, लेकिन जब आज तक आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं जिसमें रिजर्वेशन दी गई एससी वर्ग को, उसके अंदर वर्गीकरण होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो वंचित लोग हैं उन तक उसका पहुँचे। तो डीएससी की यही है कि वंचित वर्ग जो है उसमें जैसे शिक्षा प्रणाली के अंदर डीएससी वर्ग का वो वंचित वर्ग को रिजर्वेशन दी गई है, तो हरियाणा सरकार से हम निवेदन करेंगे कि पंजाब की तर्ज पे यहाँ भी वाल्मीकि समुदाय के साथ 38 जातियाँ हैं, उनको भी डीएससी का जो लाभ है वो नौकरियों में भी प्राप्त हो, ताकि नौकरी के अंदर भी इसको लागू किया जाए। उसके लिए हम समस्त जितनी भी 38 जातियां हैं इसके अंदर सबकी तरफ से हम हरियाणा की शिक्षा मंत्री का और हरियाणा सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने शिक्षा में तो दिया है, उसके साथ साथ हम एक और मांग करेंगे कि इसको जो है रोज़गार के अंदर भी और लागू किया जाए, ताकि नौकरियों के अंदर भी मिले, ताकि जो वंचित वर्ग है उसे जो लाभ है वो रिजर्वेशन का वो प्राप्त मिल सके। जी, आज हमें वाल्मीकि समाज की तरफ से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। वो रिजर्वेशन को लेकर जो है उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो वो शिक्षा प्रणाली के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी जो है उनकी जो डिमांड्स हैं उसको लेकर है, तो वो हम सरकार तक उनकी डिमांड्स को जो है पहुंचा देंगे। करनाल NH 709 करनाल संध रोड पर सुबह करीब 2:30 पर संध की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने पक्का खेड़ा मोड़ पर खड़ी 112 नंबर पुलिस पीसीआर गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक गाड़ी को घसीटते हुए ले गया और गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें 2 पुलिसकर्मी सवार थे, दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें करनाल के राजकीय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उन्हें करनाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में गंभीर एचसी सुरेंद्र की अमृतधारा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। दोनों पुलिसकर्मी मुनार हेड़ी गांव कैथल के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। घटना का जायजा लेने आईजी ममता सिंह सुबह करीब 5 बजे पक्का खेड़ा मोड़ पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। और कब आप यहाँ पहुँचे? ये रात को 2:30 बजे डायल 112 यहाँ पेड़ के पास खड़ी हुई थी, जैसे डेली रूटीन में खड़ी होती है। ये ट्रक असंध साइड से आ रहा था, ये ओवर स्पीड भी था और ओवरलोड तो है, ये आप देख रहे हो। डायल 112 को इसने उधर से टक्कर मारता हुआ इसको वहाँ तक लेके गए। तो हमारे पास तो जैसे ही आवाज़ आई टूल टैक्स वालों को पता लगा, टूल टैक्स वाले दौड़ का आए यहाँ, उन्होंने पता लगा भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने थाने के अंदर इन्फॉर्म किया, उधर से SHO साहब और ये हमारी पीसीआर हम दोनों तुरंत इधर आई, दोनों गाड़ियाँ उनको निकाल लिया। ये टूल टैक्स वाले लगे थे, निकाल लिया, एम्बुलेंस को बुलाया, उनको करनाल कल्पना चावला के अंदर एडमिट किया। काफ़ी सीरियस थे वो? काफ़ी सीरियस थे। अब पता चल रहा है कि सुरेंद्र जो है ये अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई, अभी हम रात के इधर ही हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार।
फर्जी तरीके से हो रहे काम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक ऐसी ही खबर अंबाला से सामने आई है। अंबाला शहर में फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस बारे में एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति द्वारा अंबाला सिटी में फर्जी पासपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। जब इस मामले की जांच की गई तो उन्होंने पाया कि एक आदित्य नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाया गया है। जिस व्यक्ति ने पासपोर्ट बनवाया है और जिस पर पासपोर्ट बनाया और जो भी विटनेस थे उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा वेरिफिकेशन की गई थी उनके खिलाफ भी उन्होंने विभागीय कार्रवाई आरंभ की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि करनाल और फतेहाबाद में भी इस तरह के फर्जी पासपोर्ट बनवाने के मामले सामने आए हैं। जिले में 2021 में जितने भी पासपोर्ट बने हैं वे उन्हें दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं। ये हमारे संज्ञान में आया था कि एक व्यक्ति द्वारा अंबाला सिटी के अंदर फर्जी पासपोर्ट बनाने का प्रयास किया गया। इसके ऊपर सिक्योरिटी ब्रांच द्वारा गहनता से जांच की गई तो एक फेक पासपोर्ट आदित्य कुमार के नाम से बनाया गया पाया गया, जिसके ऊपर हमने 420 चीटिंग का और फॉर्जरी का मुकदमा हमने दर्ज किया। जो जिसने बनवाया उसके खिलाफ और जो विटनेसेस थे और अन्य लोगों के खिलाफ, और जिन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाई गई थी उनके खिलाफ भी हमने विभागीय कार्रवाई आरंभ की है। देखिए, ये करनाल में और फतेहाबाद में भी काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे पासपोर्ट्स सामने आए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। तो हम भी अपने 2021 में जितने भी पासपोर्ट पूरे जिले के अंदर बने हैं उनकी दोबारा से उनको रिव्यू कर रहे हैं, और ताकि ये आगे प्रक्रिया ना हो उसके लिए हमने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं हमारी वेरिफिकेशन के अंदर, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आईओ मौके के ऊपर खुद जाए। तो हमने उसमें मैंडेटरी कर दिया कि आईओ मौके के ऊपर जाएगा, वहाँ पे खुद और जिस बंदे का वेरीफाई कर रहा है जो उसके विटनेसेस हैं वहाँ पे ये जॉइंटली एक फोटोग्राफ लेंगे और उसका जियो लोकेशन के साथ लेंगे वो फोटोग्राफ, और उस फोटोग्राफ को वेरिफिकेशन के साथ अटैच करेंगे। इस देवी मंदिर में जल जीवन मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल से जिला सलाहकार नेहा शर्मा पहुंची। शहर में गंदे पानी से पीलिया आदि की बीमारी फैल रही है। नेहा शर्मा ने कहा कि जहां पर भी कोई खामी नजर आएगी उनको ठीक करवा दिया जाएगा ताकि हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाया जा सके। नेहा शर्मा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके तहत हर घर को साफ सुथरा नल से जल दिया जाएगा। पूरी जानकारी दी जाएगी और क्लोरिनेशन के बारे में भी इनको बताया जाएगा। गंदा पानी पीने की वजह से पीलिया फैलता है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन लोगों में भी जागरूकता बहुत कम है। गंदा जो पानी है वो इनसैनिटरी कनेक्शन की वजह से, अस्वच्छ कनेक्शन की वजह से मिक्सिंग हो जाती है और उसकी वजह से पीलिया फैलता है। हमारी कोशिश है कि हम वहाँ टीम विजिट कराएं और जो भी इनसैनिटरी कनेक्शन मिल रहे हैं उनको रेक्टिफाई उन्हीं लोगों के द्वारा करवाएं ताकि गंदा पानी हमें ना फैले और पीलिया ना फैले। फरीदाबाद में लगातार अवैध बसों का बोलबाला हो रहा है। विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई किए जाने के बावजूद भी धड़ल्ले से अवैध बसें फरीदाबाद में चल रही हैं। कई बार विभाग द्वारा अवैध बसों के मोटे मोटे चालान काटे गए हैं, बावजूद इसके अवैध बस चालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में आरटीओ विभाग ने बल्लभगढ़ बस स्टैंड के पास अवैध बसों पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे। जो भी गाड़ियां यहां से या फरीदाबाद मेरी जुडिक्शन के अंदर से बगैर परमिशन के, बगैर किसी अथॉरिटी के अगर सवारियों को लेके जा रहे हैं तो वो इलीगल काम कर रहे हैं, और ऐसी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और उनको जो भी गाड़ी सामने आती है या फिर अपने सोर्सेज से पता चलता है उनका चालान करते हैं। रेगुलर किया जाता है, लेकिन क्योंकि एक ही जगह पर रह करके नहीं कर सकते, बाकी दूसरी गाड़ियों के भी या दूसरी जो ओवरलोड व्हीकल हैं उनके भी चालान करने होते हैं। तो इसलिए जब भी ये लगता है कि हाँ यहाँ पर आज गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके हिसाब से हम चालान करते हैं। नवदीप शर्मा नब्बी द्वारा स्वच्छ अभियान का शुभारंभ किया गया। कालका पिंजौर परिषद को हरियाणा प्रदेश की सबसे स्वच्छ परिषद बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए पहला कदम लिया गया है, जिसमें नवदीप शर्मा द्वारा 5 कर्मचारी सफाई के लिए रखे गए हैं। वे नवदीप शर्मा के वॉलंटियर सभी कालका पिंजौर को स्वच्छ बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए इन सबने काली महाकाली के चरणों से स्वच्छ अभियान का शुभारंभ किया है। इस स्वच्छता अभियान का शुभारंभ धनपत द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कालका पिंजौर में सफाई की। इस सफाई अभियान का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। हमारे द्वारा कालका महाकाली के चरणों से आशीर्वाद लेकर कालका पिंजौर को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया है। आज के शुभारंभ के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो ये हमारा शुभारंभ चलेगा, जो इसको हरी झंडी दिखाएंगे वो हमारे धनपत जी दिखाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं ये। इन्होंने कालका पिंजौर में 20 वर्ष तक हमें सेवाएं दी हैं। कालका पिंजौर को साफ करने का
इनका जो योगदान रहा, अब ये रिटायर हैं, उस योगदान को हम आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाएंगे। इसके लिए हमने अंकल जी को मुख्य अतिथि बनाया कि आप आएँ और इस सफाई अभियान में हरी झंडी दिखाएं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।